जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको याद है जब टाइम्स मैगजीन ने मेरा नाम जो है भारत के जो है दुनिया के 100 बढ़ते नेताओं में छपवाया, किस बात पे छपवाया मुझे नहीं पता। शायद वो किसान प्रोटेस्ट की या सीए प्रोटेस्ट की या दिल्ली में गुरु रविदास जी का जो प्रोटेस्ट था या और मेरे इतने सारे जो प्रोटेस्ट शायद उनकी देन हो। लेकिन उस दिन मेरे कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई थी कि मैं इस बात को सच साबित करूं। और अगर सच ये है भाई, अगर अलायंस से मैं लड़के जीतता तो शायद मेरे ऊपर ये भार रहता कि भाई मैं अभी उस ताकत में नहीं हूँ कि अपने दम पे जीत सकूं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। यस। और ये भी लोग कहते रहते कि भाई हमारी वजह से जीते, हमारी वजह से जीते। इन्होंने जो मेरे साथ किया, उसके बाद मेरे समाज ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया वो ऐतिहासिक था। मैं कल रात चेक कर रहा था, कुछ पोटलियाँ मैंने उठा के रखी थी। आप भरोसा करो वो नोट का वजन सामान्य नोट से जो आरबीआई से था उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा का कारण ये है कि वो इतने हाथों से गुजर के आया है कि उसमें जो है बार बार मजदूरों का पसीना लगा है, किसानों के हाथ से मिट्टी लगी है। और वो एक एक रुपया इकट्ठा हुआ गांव में मेरे लिए जब मैं चुनाव लड़ रहा था। वो अम्बेडकर नगर से आया था पैसा, अलग अलग ब्लॉक से। उसमें मुश्किल से उसकी पूरी की वैल्यू होगी एक पोटली की 250-300 रुपये। उसमें 50 तो एक एक रुपये के सिक्के थे, 2-2 रुपये के, 5-5 रुपये के सिक्के। और जो नोट थे उनकी हालत ये बता रही थी कि वो नोट अगर कुछ दिन रख दिए जाए कमरे में तो सिलाब होकर वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दे के चुनाव लड़ाया। मेरी माएँ जो हैं मेरी सभा में पैसा लेके बैठती थी कि चंद्रशेखर को पैसा भी देना। ये बात भी आम हो गई थी कि वो वोट तो मांगेगा ही लेकिन पैसा भी लेगा। अब आप समझो कि जो समाज पैसा भी दे, वोट भी दे, संरक्षण भी करे, रोटी भी खिलाए, उस समाज का कर्ज उतारना है। अब दर्शकों को बता दें कि चंद्रशेखर जीते हैं अपनी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से। ये इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं थे। तो इनकी सीट पर समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट था, वहाँ अखिलेश जी ने 2 रैलियाँ की। वहाँ पर बीजेपी के भी कैंडिडेट थे, वहाँ पर जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ वगैरह सबने प्रचार किया आकर के। और बसपा का भी कैंडिडेट वहाँ पर था जो कि नंबर 3 पे रहा और बसपा का वोट काफी चौथे पर चले गए। 1% वोट मिला, 1% वोट मिला। तो अब आपके लिए चुनाव डू और डाई इलेक्शन था। वैसे आप ये बात डू और डाई इलेक्शन था क्योंकि सबकी नजरें आप पर थीं, आप पर बहुत सारे लांछन भी लगे। कभी किसी ने आपको किसी की बी टीम कहा, कभी किसी ने आपको किसी और की बी टीम कहा। आज उन आलोचकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बी टीम अब ए टीम हो गई है। देखो पहली बात तो ये 2022 का जब चुनाव था, आपको हमारी काफ़ी बात हुई तो मुझे समाज ने कहा कि इस बार हम बहन जी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन अगली बार आपका देंगे। उसके बाद के मैं चुनाव पे बात करूँ तो खतौली चुनाव हुआ, लोग मेरे समाज ने, बहुजन समाज ने, मुस्लिम, दलित, पिछड़ों ने मेरे कई से वोट किया और जो सीट 3 बार नहीं जीत पाए थे वो सीट जीते। फिर घोसी का चुनाव हुआ, वो जीते, तब हम अलायंस के लोगों के साथ थे। फिर मैनपुरी का चुनाव हुआ, वो भी जीते। उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव, आपको याद हो मध्य प्रदेश में भी हम कुछ ही 10-11 हज़ार से एक सीट जो है जीतते रह गए। बहुत सारी सीटों पे हम अच्छे नंबर लेके आए, लेकिन राजस्थान में तो हम कई सीटों पे 5-5, 4-4 हज़ार से बहुत करीब से हारे। अगर कुछ वोट ना काटे उधर कुछ पार्टियों ने तो वहाँ भी आज हमारे 3 से 4 MLA होते और हमें लगभग 30 सीटों पे 4 लाख के लगभग वोट मिला। तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा था। अब जरूरत थी एक पुश की कि एक संवैधानिक पद हमारे हिस्से में आए संघर्ष से, और वो ऐसा हमारे लोगों का कहना कि वो आपके जरिए ही आना था। कुदरत ने तय किया था कि चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए ही वो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट लोकसभा में नगीना के जरिए मुझे आधार बना के, जबकि उसमें मेहनत हमारे पूरे देश का जो संगठन है, हमारे जो टॉप लीडर हैं, लीडरशिप है, सब ने आके मेहनत की। और इतनी मेहनत थी, 1 महीना आदमी रोजे रखता है ईद के त्यौहार के लिए, लेकिन कोई ईद पे भी अपने घर नहीं गया, सब लोग वहीं डटे रहे। उन्होंने कहा हमारी ईद तो 4 तारीख को होगी। उनके मन में ये करो मरो की फीलिंग थी कि भाई हमें साबित करना है कि हम किससे कम नहीं है। अलग है कि हम साधन हम पे कम है, ये अलग है कि हम पे उस तरह की जो है हमारे पास नाम नहीं है, पोजीशन नहीं है, लेकिन हम किससे कम नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में रानी का बेटा राज नहीं करेगा, राजा वो बनेगा
जिसको जनता वोट देगी, जिसको जनता इस पर भरोसा करेगी। आपकी बात से याद आया, आकाश आनंद आपकी सीट पर प्रचार करने आए थे, जो कि बसपा के उत्तराधिकारी थे, मायावती जी के उत्तराधिकारी थे, बसपा के लिए प्रचार कर रहे थे, मायावती जी के भतीजे हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे उनके बयान पर? नहीं, जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। भाई है, छोटे भाई हैं, और बहन जी ने कहा है परिपक्व हैं, अभी नादानी में बोल गए। आप परिपक्व? हाँ, यही कहा हाँ, आपने, आप ट्वीट में पढ़ा होगा सब लोग। आप परिपक्व कहा ना कि भाई Immature। हाँ, इनमेच्योर, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तो ठीक है, किसने समझा दिया होगी, ऐसा कह दो चंद्रशेखर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नुकसान हो गया उससे। समाज मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो इंतजार कर रहा था कि एक आबादी आदमी, क्योंकि मेरे पीछे कोई विरासत नहीं है, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। अगर कोई है तो डॉक्टर अम्बेडकर की लेगेसी है, माननीय काशीराम साहब की लेगेसी है, उनके विचार है, और भारतीय संविधान है। तो यही मेरी ताकत है। अगर मेरी असल ताकत है तो वो भीम आर्मी है। वो एक ऐसी सेना जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर सकती है, और देश ने देखा है। आपको 2 अप्रैल 2018 याद होगा, आपको दिल्ली का रविदास गुरु घर का आंदोलन याद होगा, आपको सीए का प्रोटेस्ट याद होगा। ऐसे कितने प्रोटेस्ट हैं जिसमें मेरी एक आवाज़ पे देश बंद तक की नौबत आई। तो अब जरूरत थी एक रिजल्ट की। हाथरस आप सब कुछ आपके सामने, सरकारों को मजबूर होना पड़ा। तो ये ताकत भीम आर्मी की ताकत है। मैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस दिन के लिए बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत जुर्म सहा है, लाठियाँ खाई है, जेलें काटी हैं, लेकिन डटे रहे वो लोग। उनको मेरे ऊपर, उनको इस आंदोलन पे और माननीय काशीराम साहब की इस बात पे भरोसा था कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो उन्होंने रुकने नहीं दिया। आज उसका परिणाम ये है कि जिसको रोकने के लिए चारों तरफ से घेरा बनाया गया, वो सारे घेरों को तोड़ते हुए अभिमन्यु तो 90 उसमें आके 9वां चक्र था, 9वें चक्र में आके 7वें 9वें चक्र में आके अभिमन्यु बेचारा आखिरी चक्र में आके टूट गया, क्योंकि वो जानता नहीं था। यहाँ तो मुझसे पहले हमारे लोगों ने बहुत मेहनत करके सब कुछ अच्छा बना के रखा। मैंने तो सिर्फ, मुझे जो काम उन्होंने दिया वो किया। हमारी पार्टी ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, और उन्होंने साबित किया कि भाजपा को रोका जा सकता है चंद्रशेखर की मदद करके। अब आप लोकसभा में होंगे, नाउ आप लॉ मेकर हैं, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? इसमें सवाल ऐड कर देता हूं, क्योंकि चुनाव के दौरान कई बीजेपी के सांसदों के बयान आए, जैसे अरुण गोविल, वो भी लॉ मेकर हो गए। उन्होंने कहा कि 400 सीटें दीजिए तभी तो संविधान बदलेगा। या लल्लू सिंह चुनाव हार गए फैजाबाद अयोध्या से, उन्होंने संविधान बदलने संशोधन की बात की। ज्योति मृधा ने बात की। बीजेपी के कई सांसदों ने संविधान में बदलाव किया, 400 सीटें लाने की बात की। फिर बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि BR अम्बेडकर भी आ जाए, बाबा साहब तो संविधान नहीं बदल सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ, मसला हुआ कि 19-20 वैसे बीजेपी की पूरी मेजॉरिटी नहीं है, खुद उनके साथ TDP और JDU है, लेकिन फिर भी आपका क्या रुख रहेगा लोकसभा में? क्या तेवर रहेंगे आपके? देखो, पहली बात तो अब जान लो, भारतीय संविधान एक जीवित पुस्तक है, वो जीवन शैली है, वो इस देश के अरबों लोगों के खून में बहता है, वो इस देश की आत्मा है। उससे कोई छेड़खानी करेगा, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये जो घमंड के भाषण दिए ना, तो राम, टीवी सीरियल के राम तो बहुत करीब से बच गए, और उनको मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे समय नहीं था, बाकी मेरठ चला जाता तो शायद इतने करीब से बच भी नहीं पाते। लेकिन बाकी जो लोग इतने बड़े बड़े बयान दिए, हमारे साथी जो है राजस्थान के बयान देने वालों को वहीं हरा दिए, हनुमान बेनीवाल, और ऐसे ही एक दलित समाज के व्यक्ति ने अयोध्या में हरा दिए। आप समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। संविधान की तरफ अगर कोई आंख उठाएगा, सरकार वो चाहे इनकी हो चाहे किसी और की हो, तो पहले चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या करनी पड़ेगी, तब शायद आप ऐसा करने में कामयाब हो जाओ। उससे पहले कोई रास्ता नहीं, पहले भीम आर्मी से टकराना पड़ेगा। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह किया जा रहा है और कानून बन रहे हैं, अब अगर कोई कानून बनेगा, जितनी हम में हिम्मत होगी उतनी हिम्मत से उसका विरोध करेंगे। और इनको भी, ये जो मरे हुए विपक्ष के लोग, इनको भी झकझोरेंगे कि ये भी जाके, अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सत्ता पे बैठे लोग कभी तानाशाही नहीं कर पाए, कभी अहंकार नहीं कर पाएंगे। और ये उसी का परिणाम है बड़बोलेपन का, कि देखिए क्या हालात बना खड़ा कर दिया। और अगर इंडिया अलायंस के लोगों ने समझदारी दिखा दी होती थोड़ी सी, तो आज हो सकता है परिणाम और बदलाव होते।
लेकिन सब लोग अपने अपने काम को और अपने अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद पर जिम्मेदारी है कि वो आज़ाद समाज पार्टी के भविष्य के बारे में सोचें। मेरे जैसे लोग जब आएंगे सदन में तो मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं नौजवान हूँ, बेरोजगारी पर चर्चा होगी, जातिगत जनगणना पर चर्चा होगी, प्रमोशन रिजर्वेशन पर चर्चा होगी। जब मेरे जैसे लोग आएंगे तो महंगाई पर चर्चा होगी। मेरे जैसे लोग आएंगे सामाजिक न्याय पर चर्चा होगी। मेरे जैसे लोग आएंगे किसानों के मुद्दों पर चर्चा होगी, अग्निवीर पर चर्चा होगी। मेरे जैसे लोग होंगे पुरानी पेंशन पे चर्चा होगी। तो वो तमाम चीज़ों पे चर्चा होंगी, महिला सशक्तिकरण पे चर्चा होंगी। मैं कोई एक बेटी ऐसी नहीं होगी जिस पर जुल्म होता हो, चंद्रशेखर आज़ाद कोशिश करके उसकी मदद करने ना जाता हूँ। इस चुनाव में भले मैं चूका, लेकिन उसके बाद तत्काल में गया मध्य प्रदेश में, एक बेटी के साथ जुल्म हुआ और आपने देखा कि क्या कमाया मैंने। आप सुनना और जानना चाहते हो? कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर वहाँ गए और मौजूदा कांग्रेस के जो है पीसीसी के जो वो हैं अध्यक्ष, वो वहाँ गए और उन्होंने राहुल गांधी जी से बात कराई, कांग्रेस के बड़े नेता से। फिर वहाँ सिटिंग चीफ मिनिस्टर गए भाजपा के, लेकिन उन परिवार ने वीडियो जारी करके क्या कहा कि मैंने किसी भरोसा नहीं, चंद्रशेखर भाई आए, ये कमाया चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के जरिए। तो आप महसूस करो, जो मेरी एक आवाज़ पे भाजपा को इतना बड़ा सबक सिखा सकते हैं, आने वाले कल में मेरी एक आवाज़ पे क्या नहीं कर सकते। 2 अप्रैल 2018 भूला थोड़ा ये देश अभी, तब हमने 17 लोगों ने शहादत दी थी। अगर हमें 7,000 लोगों को शहादत देनी पड़ी, 70,000 को, क्या फर्क पड़ता है? हम पे कमी थोड़ी सर होगी। कितनी बार जेल गए आप अभी तक? मुझे भी गिनती नहीं है। फिर भी 1 2 3 4 में गिन रहा हूँ, 5 6 तो मैं जानता हूँ, 6 से ज़्यादा है। देखो, मैं कई स्टेटों में जेल में गया। हाँ। मैं राजस्थान में भी जेल में रहा हूँ। हाँ। और मैं यूपी की भी कई जगह जेलों में रहा हूँ। और मैं दिल्ली में भी 2 बार तिहाड़ में रहा हूँ। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आज आप जेल भेज दो, मैं जेल से नहीं डरता। जेल आत्मचिंतन का, अगर ये इतना जुल्म मेरे ऊपर ना करते शायद मैं इतना ताकतवर ना हो पाता। और कुदरत ने समय समय पर लोग भेजे मेरे पास, मुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं छल कपट की बात नहीं करता हूँ, राजनीति मुझसे छल कपट की नहीं होती, झूठ बोलने की नहीं होती। मैं तो ये भी नहीं कह सकता किसी को, अगर मैंने किसी को कह दिया कि तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा, बाद में अगर उससे अच्छा पड़ते ऐसे तो मैं इसको मना भी नहीं कर सकता हूँ। इस चुनाव मैंने कई चुनाव में देख लिया, मुझसे कहते हैं पार्टी के लोग, तो अब तो उन्होंने मुझे कह दिया आप किसी को कमिटमेंट मत क्या करो। तो ये हालत है, क्योंकि हमने जिन महापुरुषों को आदर्श माना उन्होंने हमें सिखाया नहीं। बुद्ध हों, संत रैदास जी हों, संत कबीर जी हों, गुरु नानक देव हों, कभी उन्होंने हमें छल कपट नहीं सिखाया। डॉक्टर अंबेडकर कितने स्पष्टवादी थे, उन्होंने कहा सिर्फ विरोधी होने के कारण विरोध करना मैं इसको सही नहीं मानता। मैं भाजपा का विरोधी हूँ, लेकिन अगर भाजपा कोई अच्छी चीज़ करेगी तो जरूर नहीं कि मैं जाकर जबरदस्ती उनका विरोध करूँगा। लेकिन भाजपा अगर कोई गलत चीज़ करेगी या कांग्रेस भी कोई गलत चीज़ करेगी तो उनको चंद्रशेखर आज़ाद का विरोध झेलना पड़ेगा। मेरा साथी भी कोई गलत काम करेगा तो मैं उसका भी विरोध करूँगा। आखिरी सवाल आपसे, आपने अब आगे यूपी में असेंबली चुनाव है, हरियाणा में असेंबली चुनाव है, उससे पहले उपचुनाव है सर। उपचुनाव है। हाँ, सभी चुनाव लड़ते मिलेंगे आपको, सारे चुनाव लड़ेंगे। यस। अच्छा, 10 उपचुनाव है। अब तक चूंकि बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑन कैमरा नहीं कहता मैं, ऑन कैमरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अक्सर आप विपक्ष के नेताओं के पास गए, छोड़ दिया जाना। अब जाएंगे कि अब उनको बुलाएंगे अपने पास? नहीं, मैं कोई अहंकार नहीं रखता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करूँगा। कोई मुझसे बात करना चाहेगा मैं उससे बात करूँगा, पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो वार्ता कर लें। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं, मगर मैं अब अपने लोगों के लिए पावर चाहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ पावर नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। और मैं उनकी मदद के लिए राजनीति कर रहा हूँ, ना कि अपनी मदद के लिए। अपनी मदद तो मैं सेल्फी में अपना घर चला सकता हूँ। अगर मैं जो लोग सेल्फी लेते हैं उनसे कह दूं कि भाई मुझे खर्चे के पैसे दे तो इसी में मेरा घर चल जाएगा। इतना प्यार करते हैं लोग मुझे। मगर मैं उस समाज का अपने धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरे एक इशारे पे मेरा इतना अनादर करने के बाद भी विपक्ष को इतनी ताकत दी। लेकिन अब आप सोचिए, अब वो जिस दिन मेरे साथ खड़े होंगे तब आप चंद्रशेखर की ताकत को महसूस करके देखिए। एक बड़ा बदलाव आया है राजनीति में, और खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक्टिविस्ट और समाज में लड़ाई लड़कर सांसद बने चंद्रशेखर अब संसद में होंगे, और देखना होगा कि इसका रिएक्शन क्या होगा। जो परंपरागत वोट बसपा के पास था, जो इस चुनाव में छटकता हुआ नजर आया, क्या चंद्रशेखर पर ताकत आने के बाद, यानी सांसद बनने के बाद, क्या उन पर शिफ्ट होगा?